लेक्चर नंबर क्या है? 21। कल जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको स्टडी किया था, तो आज उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल जो है वो हम करके देखेंगे ग्रिफिथ की, ठीक है। और वो ग्रिफिथ की एग्ज़ाम्पल है 2.1। स्टेटमेंट इस एग्जाम्पल की है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस z अबव द मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल चार्जेस अ डिस्टेंस अपार्ट। आपके पास दो चार्जेस हैं जो कि d डिस्टेंस के फासले पर हैं। आपने उनके मिड पॉइंट से किसी पॉइंट p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है स्पेस के अंदर, ठीक है। तो इसकी पहले हमें जो है वो फिगर्स ड्रा करनी पड़ेंगी। तो पहले मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ। ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। ये Q है, ये भी Q है। ये एक्सिस इसके अंदर से पास कर रहे हैं, ये x एक्सिस हैं। तो ये कोई पॉइंट P है और ये z एक्सिस हैं और ये हाइट यहाँ से z है। तो इनके दरमियान टोटल डिस्टेंस d है, लेकिन इधर से ओरिजिन से इधर तक और ओरिजिन से इधर तक ये कितना होगा? d/2 और d/2। इसको आप कह लें कि दैट इज़ फिगर ए। यानी कि इस पॉइंट P के ऊपर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। ये जो पॉइंट P है इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है। अब उसके बाद जो दूसरी फिगर है इसके अंदर, उसमें हम इसको कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक चार्ज और एक ये चार्ज और ये पॉइंट P, तो आप इनको आपस में मिला दें। ये ठीक है, तो ये ट्राइंगल टाइप चीज़ जो है वो बन जाएगी। तो ये जा रही है फील्ड E और इसको यहाँ पर इधर मिड पे इसके साथ मिला दें। तो ये वाला डिस्टेंस d/2, ये वाला डिस्टेंस भी d/2 और टोटल डिस्टेंस t होगा। ये एंगल यहाँ से थीटा बन रहा है और ये कोई वेक्टर r है, पोजीशन वेक्टर r। ये पॉइंट P है। अब इस तरफ से चार्ज Q इधर भी पड़ा हुआ है और इधर भी पड़ा हुआ है, तो इधर से भी फील्ड आएगी। इसको आप कह लें E1 और इधर से भी फील्ड आएगी, इसको आप कह लें E2। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जैसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर भी ये कोई एंगल थीटा और इधर भी ये कोई एंगल थीटा जो है वो बन रहा है। ये डिस्टेंस भी इधर से r है और ये एंगल भी इधर से थीटा बन रहा है। इसको आप कह लें कि दैट इज़ द फिगर B। ये आपके पास फिगर B है। E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ़्ट चार्ज की वजह से, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट चार्ज की वजह से, ठीक है। लेट E1 बी द फील्ड ड्यू टू लेफ़्ट चार्ज and E2 is the field due to right charge।
और E2 जो है वो फील्ड है आपके पास राइट चार्ज की वजह से। अब दो फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है, E1 और E2। तो अगर आप इनको ऐड करें वेक्टरली, इन फील्ड्स के कंपोनेंट्स को आप ऐड करें वेक्टरली, ऐड देम बाय वेक्टर एडिशन, ठीक है, आप इनको वेक्टर एडिशन जो है उससे ऐड करें तो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, देखें ये वाले, एक इधर E1 का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन रहा है, E1x, ठीक है, जो ये E1 है, और इसका ये बन रहा है E2x। एक पॉजिटिव साइड पे है, एक नेगेटिव साइड पर है। तो बाय सिमिट्री, अगर आप सिमिट्री देखें तो बाय सिमिट्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, एक पॉजिटिव। ये देखें ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो E1x माइनस E2x इज इक्वल टू 0। अब पीछे रह जाएंगे आपके पास सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स रिमेन। अब ये वाला, ये देखिए, ये हिस्सा जो है ये वर्टिकल का है, ये ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये हिस्सा क्या है, ये ऐड अप हो जाएंगे, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स के हिस्से हैं, ठीक है। तो वर्टिकल किसके अलांग है, अलांग जेड एक्सेस है, ठीक है, क्योंकि ये जो हाइट आपकी यहाँ से है इस पॉइंट P तक, ये जेड हाइट है, ये जेड एक्सेस हैं जो इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये वाला जो एक्सेस है ये कौन सा, ये जेड एक्सेस है। तो अब आपके पास जो टोटल फील्ड रह जाएगी, यानी कि जो फील्ड है ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से है वो क्या होगी, वो होगी E कैपिटल इज इक्वल टू, मतलब इसको क्या है, E1Z प्लस E2Z, ठीक है। इसमें अब E1Z जो है वो E1 cos थीटा के बराबर होगा, E2Z जो है वो E2 cos थीटा के बराबर होगा। अब ये E1 फील्ड जो है इट इज़ इन सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। E1 द इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम मैग्नीट्यूड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चूँकि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, दैट इज इक्वल टू E। तो ये इक्वेशंस बन जाएंगी E1Z E cos ऑफ थीटा, E2Z E cos ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब आप ये जो इक्वेशन है E वाली, इसको इक्वेशन 1 कह लें, तो ये E1Z और E2Z की इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर दें
तो ई कॉज ऑफ थीटा प्लस ई कॉज ऑफ थीटा, तो ई जेड 2e कॉज ऑफ थीटा। ये आपके पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब इसके अंदर जो ई की वैल्यू है, ऑब्वियसली ई की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जो मेरा हल कल हमने कैलकुलेट भी की थी। तो वो ई आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ई जेड 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो आर स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू इस ट्राइंगल से देखें इस आर की, तो ये आर की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस पाइथागोरन थ्योरम लगाएं तो जेड स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर है पाइथागोरन थ्योरम से। तो आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। इट मीन्स के आर जो है ये जेड स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये आर की वैल्यू निकल, अब आपको काज ऑफ थीटा की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, काज ऑफ थीटा की भी यहाँ फिगर से आप देखें तो काज ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास z ओवर r आएगा। ये थीटा एंगल है, ठीक है, इसके साथ वाली ये बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो काज थीटा इज इक्वल टू z ओवर r। नाउ अब आप ये वैल्यूज जो हैं काज थीटा और r की यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ई जेड विल बी इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जेड स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर ब्रैकेट और काज की जगह पर z ओवर r। मज़ीद इसको आप लिखे इसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ई जेड विल बी इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जेड स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर ब्रैकेट और z ओवर r की वैल्यू क्या होगी, जेड स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि पावर 1/2। ठीक है, अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 में पावर 1 पड़ेगी तो 3/2 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ई जेड इज इक्वल टू 2q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर की पावर 3/2। साथ में ये z भी आएगा। इधर भी ये z आना है। ठीक है जी, ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इधर सॉरी z नहीं आना, इधर तो भी हमने वैल्यू पुट ही नहीं की है cos थीटा की। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो ई जेड का निकल आया। अब आप अगर इस एक्सप्रेशन को
कन्वर्ट कर दें, ये भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर फॉर्म। तो अगर वेक्टर फॉर्म में करें तो साथ यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। तो ये मेरे पास ई जेड, ई वेक्टर बन जाएगा, ई वेक्टर 2qz डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर 3/2 z यूनिट वेक्टर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फील्ड एट पॉइंट P। ये आपके पास रिक्वायर्ड फील्ड इस पॉइंट P के ऊपर निकल आई है इन दो चार्जेस की वजह से। ठीक है, ये दो चार्जेस पड़े हुए थे किसी डिस्टेंस d के ऊपर, इनकी वजह से सेंटर से हमने किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आई। नाउ अगर अब हम इसमें कुछ कंडीशंस जो हैं उसको चेक करें, तो अगर हम ये चेक करें कि z इज़ मच मच ग्रेटर दैन d, z d से बहुत बड़ा है। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और z क्या है? सेंटर से पॉइंट P तक की हाइट है। तो अगर पॉइंट P तक की हाइट जो है वो इस डिस्टेंस d से बहुत बढ़ जाए तो फिर इस इक्वेशन के अंदर d गोज़ टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये आ जाएगी E इज़ इक्वल टू 2qz 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर प्लस 0/2 क्या हो जाएगा? 0 3/2 z यूनिट वेक्टर। यही होगा ना, d गोज़ टू 0, क्योंकि d तो बहुत छोटा हो गया। तो E आपके पास जो है दैट विल बी इक्वल टू 2qz 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये z की पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास E की वैल्यू, साथ में तो ये z यूनिट वेक्टर भी आएगा, E की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 2qz डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z क्यूब और साथ z यूनिट वेक्टर। तो ये एक दफ़ा इससे कटेगा, तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर z स्क्वायर z यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, यानी कि आप कह सकते हैं कि E हमारे पास क्या निकल आएगा इस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q ओवर z स्क्वायर z यूनिट वेक्टर। तो ये किस तरह की फील्ड निकल आई है अब? ठीक है, ये 2q, कोई ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 2q है, तो उसकी वजह से पॉइंट चार्ज, ये बेसिकली एक्सप्रेशन कौन सा निकल रहा है? पॉइंट चार्ज का, क्योंकि पॉइंट चार्ज का भी यही एक्सप्रेशन होता है। आपने ये निकाला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब ओवर r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। सिर्फ यहाँ पर 2 का फ़र्क है कि मैग्नीट्यूड उस चार्ज का 2 है, बाकी है ये पॉइंट चार्ज ही है। पॉइंट चार्ज की वैल्यू जो है निकली है किस वक्त? जब आपने z को d से बड़ा कर दिया, यानी कि जब z जो है मच मच ग्रेटर दैन d है, इस डिस्टेंस से बहुत बड़ा हो जाए, तो फिर चार्ज की फील्ड किस तरह बिहेव करना शुरू कर देती है? जैसे कि वो फील्ड है किसकी? पॉइंट चार्ज की। आपने पॉइंट चार्ज की कल फील्ड क्या कैलकुलेट की थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब ओवर r स्क्वायर। यही फील्ड जो है वो हमने
कैलकुलेट की थी। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल थी इसकी। अब इससे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम है 2.2 और देखो दो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2.1 और प्रॉब्लम 2.2। ये कूलम्स लॉ और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। नाउ आई विल मूव अहेड टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है वो मैं आगे नेक्स्ट मूव करूँगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कि हमारे पास कितनी किस्म की कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो होती हैं। वो आपको पता है कि 3 किस्म की हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं होती हैं, जिनको हम लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज का नाम जो है वो देते हैं। अब ये जो एग्जांपल आपने की है इसमें वो किसी तरह की भी चेंजेस करके आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा सकता है। ठीक है, मिड पे भी निकलवा सकता है, साइड पे भी निकलवा सकता है, कोई भी केस। लेकिन अगर आपको इसकी समझ आ गया तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन हमने राइट डाउन की थी कल के नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यानी कि आपके पास n तक जो है वो चार्जेस हैं। तो उन n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो फील्ड की वैल्यू होती है वो निकलती है आपके पास E ऑफ R इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I1 to n Q ऑफ I R स्क्वायर I RI यूनिट वेक्टर। तो अब हमारी ये जो इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन 1 बेसिकली आपको क्या बता रही है, ये डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है किसके लिए, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। तो आवर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन 1 के अंदर assumes that the source of the field, कि जो फील्ड की सोर्स है, is a collection of discrete point charges QI। ठीक है, डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस। डिस्क्रीट का मतलब अब ये I क्या जो 1 से n तक जा रहा है, तो I 1 से n तक जाएगा तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितने आपको n तक आप लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, दीज वैल्यूज़ आर डिस्क्रीट। तो ये आपके पास सिस्टम है जिसमें कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं
ठीक है, और उन कलेक्शन ऑफ चार्जेस की डिस्क्रीट जो हैं वो वैल्यूज़ हैं। अब चार्ज जो है अगर कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यहाँ पर तो डिस्क्रीट आप बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में फ़र्क होता है। डिस्क्रीट वो चीज़ होती है जो कट कट के आ रही होती है, कॉन्टीन्यूस वो चीज़ होती है कि जो कट के नहीं आ रही होती, वो एक जैसी आ रही होती है, उसके अंदर कोई गैप नहीं आ रहा होता। तो अगर हमारे पास इफ़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टीन्यूस हो इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट, ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टीन्यूस हो इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट, पूरी यानी कि सरफेस पे भी हो सकती है, वॉल्यूम पे भी हो सकती है, लाइन के ऊपर भी हो सकती है, ओवर सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है जी, किसी भी रीजन के ऊपर। तो जो सम होगा फिर, अब जारी बात है ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको आपको जमा करना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये सम जो है फिर किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल के अंदर। अब सारी तो समेशन लेके अलग-अलग आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप इंटीग्रल ले लेंगे, एक लिमिट लेंगे और उसके ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। तो द सम बिकम्स द इंटीग्रल, तो सम जो है वो क्या बन जाएगा, एक इंटीग्रल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर पर आप देखें कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ए फिगर है, कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अंदर ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसको आप कह लें ये DQ है, तो इधर से यहाँ तक पॉइंट P था। अब जारी बात है इस पॉइंट P के ऊपर क्या होगा, इस कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी E ऑफ R, जो R का फंक्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2। ये अब इक्वेशन किसके लिए है, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जब कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो फिर आपका सम जो है वो इंटीग्रल के अंदर चेंज होगा। और दूसरी बात ये आया कि यहाँ पर अब एक चार्ज तो नहीं है, इट इज़ द सम ऑफ द चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस। तो वो n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से अलग-अलग पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, तो दैट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए हमने इसको इंटीग्रल के अंदर जो है वो क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। नाउ आप देखें कि अगर चार्ज जो है वो स्प्रेड हो अलॉन्ग ए लाइन, पहला केस हम देखते हैं, इसके अंदर हमने तीनों केस जो हैं वो देखने हैं। तो नंबर 1, इफ चार्ज इज स्प्रेड ओवर ए लाइन, लाइन का मतलब है कि लाइन है, एक लेंथ है 1D के अंदर है, ठीक है। अगर चार्ज किसी लाइन पे जो है वो हमारे पास स्प्रेड हुआ है विद चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज उसकी लेंथ के ऊपर पर यूनिट लेंथ जो है वो स्प्रेड हुआ है, और वो पर यूनिट लेंथ कितनी है, वो लैम्डा है, ठीक है। तो देन फिर लैम्डा इज इक्वल टू DQ ओवर
डी एल प्राइम या डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल प्राइम। ये पहले भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने EMT1 के अंदर, ठीक है। तो डी क्यू लैम्डा डी एल प्राइम के बराबर आ जाएगा, जहाँ पर डी एल प्राइम का ये एलिमेंट ऑफ लेंथ है अलॉन्ग द लाइन, ठीक है। वेयर डी एल प्राइम इज द एलिमेंट ऑफ लेंथ अलॉन्ग द लाइन। ये लेंथ है हमारे पास लाइन के अलॉन्ग। नो अब आप देखें कि ये लैम्डा डी एल, अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं, ये बेसिकली क्या है कि लाइन इंटीग्रल है। ये क्या बनेगा, लाइन के ऊपर आप कर रहे हैं ना, तो जब लाइन के ऊपर कर रहे हैं तो बेसिकली ये एक लाइन इंटीग्रल जो है वो फॉर्म होगा, एक लाइन इंटीग्रल बनेगा। तो फिगर बी देखें आप कि ये एक पाथ है, इसके ऊपर ये एलिमेंट है डी एल प्राइम, और ये पॉइंट पी है, और ये वेक्टर आर है, ठीक है। तो इसको कह देते हैं कि ये फिगर बी है, लाइन चार्ज लैम्डा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वेशन 2 से डी क्यू की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई है, लैम्डा डी एल प्राइम। तो वो लैम्डा डी एल प्राइम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में, तो E ऑफ R विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल लैम्डा डी एल प्राइम ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। इसको कहें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 3 आपके पास निकल आई है। ये किसकी वजह से लिख रही है, लाइन चार्ज की वजह से। लैम्डा जो है वो डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ, चार्ज लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लाइन के ऊपर कितना चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अब अगर हमारे पास चार्ज जो है वो स्प्रेड आउट हुआ है ओवर द सरफेस कि सेकंड केस, इफ द चार्ज is spread over the surface। अब अगर चार्ज सरफेस है आपका, अब सरफेस क्या होती है, सरफेस 2D के अंदर आ जाती है, ठीक है। सरफेस प्लेन के अंदर होगी, 2D के अंदर होगी। तो अगर चार्ज सरफेस के ऊपर स्प्रेड है विद चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, ये डेंसिटी है। तो फिर हमारे पास जो वैल्यू है देन सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा जो है वो डी क्यू ओवर डी ए के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से डी क्यू जो है वो सिग्मा डी ए के बराबर निकल आएगा, ठीक है। इसको इसने बुक वाले ने प्राइम कहा हुआ है, तो हम भी इसको चले प्राइम कह देते हैं, डी ए प्राइम। अब ये डी ए प्राइम का ये सरफेस एलिमेंट है, यानी कि जो सरफेस के ऊपर आपने कोई एलिमेंट लिया हुआ है। तो वेयर डी ए प्राइम इज एन एलिमेंट ऑफ एरिया ऑन द सरफेस,
ठीक है, ये किसी सरफेस के ऊपर कोई एरिया है। तो अब ये वैल्यू जो है फिर उठाकर ये डी क्यू की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आपके पास ई ऑफ आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल सिग्मा डी ए ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर निकल आएगा। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ सरफेस इंटीग्रल और ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 4। उसके बाद अब रह गया हमारे पास लास्ट केस कि अगर चार्ज जो है वो फिल करे एक वॉल्यूम को, ठीक है, थर्ड केस। इफ द चार्ज फिल द वॉल्यूम, अगर चार्ज एक पूरे वॉल्यूम को फिल कर रहा हो, पूरे वॉल्यूम के अंदर जो है फैला हो विद चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, तो फिर हमारे पास जो है देन रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टाउ। डी टाउ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को डी टाउ प्राइम। तो आप कह सकते हैं कि डी टाउ प्राइम डी क्यू इज इक्वल टू रो डी टाउ प्राइम। तो डी टाउ प्राइम जो है यहाँ पर ये एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है, वेयर डी टाउ प्राइम इज ए एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, जहाँ पर डी टाउ प्राइम जो है वो वॉल्यूम का एलिमेंट है। तो अब आप फिर इसी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ई ऑफ आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा रो डीटा प्राइम ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर निकल आएगा और ये इक्वेशन नंबर 5 जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इनकी फिगर्स रहेगी, जो ये फिगर ए थी, ये हमारे पास फिगर बी थी, फिगर सी और डी सरफेस और वॉल्यूम के लिए। तो सपोज करें कि ये हमारे पास सरफेस है और इसके अंदर ये एक एलिमेंट है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस R है इधर से, और ये परपेंडिकुलर है इसके DA प्राइम। ये क्या सी फिगर है सरफेस चार्ज सिग्मा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जो वॉल्यूम की फिगर बनेगी, ये एक वॉल्यूम एलिमेंट आप ले लें, ठीक है जी। इसका ये इस तरफ जा रहा है डी टाउ प्राइम जो वॉल्यूम एलिमेंट है, और यहाँ से यहाँ तक ये कोई पॉइंट P है और ये R वेक्टर है। ये आपके पास फिगर D है जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज रो।
ठीक है जी। तो ये सारी हमारे पास जो है वो क्या निकल आई, दीज आर ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आपने इनको देखा है, लाइन के लिए भी देखा है, सरफेस के लिए भी देखा है और वॉल्यूम के लिए भी देखा है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, इस इक्वेशन नंबर 5 को आप कूलम्स लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज का फार्मूला आप कहाँ से निकालते हैं, कूलम्स लॉ जो है उससे ही निकालते हैं। तो द इक्वेशन 5 can be referred to the कूलम्स लॉ। इक्वेशन 5 को हम कूलम्स लॉ को रेफर कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास इक्वेशन है 2.1, यानी कि जो कूलम्स लॉ की इक्वेशन थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इक्वेशन। अब कूलम्स लॉ की आपने इक्वेशन क्या निकाली थी कि F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन आपने कूलम्स लॉ की निकाली थी। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन हमारे पास कूलम्स लॉ की आती है तो इसी इक्वेशन से आगे आपने जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी इक्वेशंस जो है वो निकालनी है। तो एंड बिकॉज वॉल्यूम चार्ज, अब आपके पास जो वॉल्यूम चार्ज है is in the sense the most जर्नल, सबसे ज़्यादा जर्नल है एंड रियलिस्टिक केस। ठीक है जी, यानी कि वॉल्यूम जो होता है उसके अंदर तीनों डायमेंशन आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर आपके पास कूलम लॉ की डिस्क्रिप्शन के लिए इक्वेशन है वो कौन सी है, वो इक्वेशन नंबर 5 है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम के अंदर तीनों डीज होती हैं। ठीक है, अगर आप लाइन की बात करते हैं या सरफेस की बात करते हैं तो उसमें एक में एक डी होगी और दूसरे में 2 डी, वो जर्नल नहीं बनेगा। जब आप 3D के अंदर जाएंगे तो फिर वो चीज़ जो है वो जर्नल जो है वो ज़्यादा बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास मीनिंग है आर की, जो आर पोजीशन वेक्टर ले रहे थे, द मीनिंग ऑफ आर इन दीज इक्वेशंस, यानी कि जितनी आपने इक्वेशंस लिखी हैं 5 तक, the Ri stood for the vector
फ्रॉम सोर्स चार्ज QI to the field point. ठीक है, तो R बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर है सोर्स से पॉइंट P तक। ठीक है, अगर आप बाकी सारी इक्वेशंस देखें तो उनके अंदर जो हमारे पास R है वो वेक्टर है किससे, फ्रॉम DQ, और DQ आगे से किस में कन्वर्ट होती है, लैम्डा DL, सिग्मा DA और रो D टाउ के अंदर। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है R जो है। तो R इज ए वेक्टर फ्रॉम DQ, ये वेक्टर है DQ से। देयरफॉर, तो इसीलिए फ्रॉम DL प्राइम, DA प्राइम और D टाउ प्राइम, ये तीनों जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं टू द फील्ड पॉइंट, ठीक है। अब ये फील्ड पॉइंट से आपके पास क्या आता है, ये वैल्यू नीचे R स्क्वायर, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो आता है। इधर आप लिख लें फील्ड पॉइंट R स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये सारी जो है ये हमने देख ली जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने जो है वो वॉल्यूम, सरफेस, लाइन, इन सारी डिस्ट्रीब्यूशंस को कैलकुलेट करके जो है वो देख लिया। ठीक है, अभी मैं लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ। इसमें आगे एक एग्जांपल 2.2 जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको सीखने के लिए कि हम इन डिस्ट्रीब्यूशंस को किस तरह जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो फिर अब कल वाले लेक्चर में जो है वो मैं करवाऊँ।